Now let us say deduction under 80C. अब ये है बेसिकली पेंशन फंड के कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन. जैसे 80C में अपन ने लाइफ इंश्योरेंस का पैसा देखा था. यू कैन पे प्रीमियम ऑन योर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट. यहां पर पेंशन पॉलिसी होती है. तो लाइफ इंश्योरेंस और पेंशन में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, बहुत डिफरेंस होता है. लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेंस होता है, यानी कि रिस्क का कवर होता है, और उसमें अगर अपन मर गए तो भी पैसा मिलता है, और पॉलिसी मैच्योर हुई, हम मरे नहीं और पॉलिसी मैच्योर हुई तो भी पैसा मिलता है. लेकिन पेंशन में क्या होता है कि इसमें अगर अपन ने 20 साल की पॉलिसी निकाली और उसके पहले मर गए, तो वहां ऐसा नहीं है कि पूरा अमाउंट मिलेगा अपने को. जितना पैसा अपना जमा हुआ होगा उतना ही पैसा मिलेगा, एंड नॉट एनी कंप्लीट. यहां कोई सम अश्योर्ड नहीं रहता कि इतना पैसा मिलेगा ही, ऐसा नहीं रहता. जितना हम प्रीमियम भरते जाएंगे उतना पैसा जमा होते जाएगा फंड के अंदर, और अगर अपन मर गए तो फिर उतना पैसा मिलेगा. तो हाउ ये पॉलिसी चलता कैसे है वो पहले अपन देख लेते हैं. हाउ दिस पॉलिसी वर्क्स. ठीक है, इसमें ऐसा है पेंशन पॉलिसी में कि अपन एक एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स करते हैं अपने खुद के लिए. दैट्स द बेस्ट थिंग पॉसिबल. जैसे मैंने मेरा एज ऑफ रिटायरमेंट 50 इयर्स का रखा है, और अभी मैं कितना हूं 20, तो 30 साल तक ये पॉलिसी चलने वाली है, राइट. तो मैंने मेरा रिटायरमेंट एज फिक्स किया है कितना, 50. एंड राइट नाउ अब मैं कितना हूं, 20. अरे एग्जाम्पल में, हाँ कहीं तो अच्छा सोचने दो, 20. तो यहां से मैंने एक पॉलिसी निकाली है कॉल्ड एज पेंशन. तो पेंशन पॉलिसी वर्क कैसे करता है कि मैंने मेरा एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स कर दिया 50. उसके बाद मैं काम नहीं करूंगा, मेरा रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, टीचिंग नहीं रहेगा, तो मेरे को पैसा तो चाहिए ना जीने के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए. तो मैं एक पॉलिसी निकालता हूं आज, और मैं कहता हूं कि भाई मेरा एज ऑफ रिटायरमेंट पे मेरे पास 5 करोड़ जमा हो जाने चाहिए. इसको कहते हैं कॉर्पस. एट द एज ऑफ रिटायरमेंट, एट द एज ऑफ 50, आई शुड हैव 5 करोड़ इन माय फंड. और फिर ये 5 करोड़ से आगे 50 साल के बाद मुझे पेंशन मिलना चालू होगा. देन आई विल स्टार्ट रिसीविंग माय पेंशन. अच्छा, पेंशन कितने साल का मिलेगा वो भी अपन फिक्स कर सकते हैं. 2 चीज अपने को फिक्स करना रहता है कि पेंशन कितने साल चाहिए. लाइफ टाइम पेंशन भी होता है, या 10 साल या 20 साल, जो भी है वो अपन फिक्स कर सकते हैं. तो एक ये पॉइंट ऑफ टाइम है, और एक दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम बाद में रहता है कि वहां से पेंशन मिलना चालू होगा. तो ये पीरियड में अपन फंड को पैसा देंगे, और फिर वहां अपने को फंड से पैसा मिलेगा. ठीक है, तो यहां अपने को पैसा देना है, वहां पैसा लेना है वापस. तो कितना पैसा लेना है उस पर डिपेंड ये करता है कि कितना पैसा देना है. इतना चाहिए तो भाई इतना देना पड़ेगा, है ना. तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है. मैंने कहा कि मुझे 20 साल का पेंशन चाहिए, और मुझे 2 लाख पर मंथ का पेंशन चाहिए. ये अगर मैंने कहा एक कंपनी से कि मेरे को 2 लाख का पेंशन 20 साल तक चाहिए, 2 लाख पर मंथ, तो वो निकालेंगे कि अगर हम आपको 20 साल तक 2 लाख पर मंथ देंगे तो आपका कॉर्पस कितना होना चाहिए, यानी कितना पैसा रहेगा, तो उसमें से आपको 2-2 लाख रुपए पर मंथ दिया जा सकता है. क्योंकि आने वाले समय में भी अगर मैंने 20 साल का है तो 20 साल में कोई पहले दिन थोड़ी मेरे को पूरा पैसा दे रहे. तो ये मेरा 5 करोड़ जमा हो जाएगा, तो 5 करोड़ पे इनकम आएगा. इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि 5 करोड़ पे इनकम कमाएंगी ना, वो इनकम इतना आना चाहिए ताकि वो इनकम प्लस थोड़ा सा कैपिटल निकाल करके मेरा 2-2 लाख रुपए का एन्युइटी 20 साल तक बनना चाहिए. तो वो उल्टा कैलकुलेशन होता है कि अगर 2-2 लाख रुपए पर मंथ 20 साल तक दिया जाएगा तो अपना कॉर्पस कितना होना चाहिए. अगर इतना कॉर्पस होगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा. अब इतना कॉर्पस अगर चाहिए तो इतने साल में 30 इयर्स है मेरे पास, तो 30 इयर्स में मैं कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा, ताकि जो मैं दूंगा प्लस जो इंटरेस्ट उस पर आएगा वो सब मिला के
5 करोड़ हो जाना चाहिए एट द एज ऑफ 50। तो वो फिर उसका डेरिवेशन फर्दर कैलकुलेशन होगा, बैकवर्ड्स आएंगे अपन। यानी ये एन्युइटी है, इस एन्युइटी का ये कॉर्पस है, और ये कॉर्पस जमा करने के लिए ये फिर से एन्युइटी है। तो इतना एन्युइटी यानी पीरियोडिकल पेमेंट्स मैं करूंगा तो इतना जमा होगा, और इतना जमा होगा तो उसमें से फिर उतना 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 अपने को मिलेगा। ऐसे दो कैलकुलेशंस होंगे, और ये जो अपने को पैसा देना है इसको अपन कहते हैं प्रीमियम, प्रीमियम ऑन पेंशन पॉलिसी। तो इसको पेंशन पॉलिसी कहते हैं। पहले आप पैसा जमा करो जिससे एक कॉर्पस क्रिएट होगा, और उस कॉर्पस से फिर आपको पैसा रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये प्रीमियम अपन पे करेंगे, और ये जो है ये पेंशन अपने को बाद में मिलेगा। अब इनकम टैक्स में कैसे वर्क होता है, देखो प्रीमियम अपने लिए खर्चा है, पेमेंट है, इसका डिडक्शन मिलेगा 80 CCC के अंदर अपने को डिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू लिमिट अभी अपन देखते हैं वो सब। और ये पेंशन जब मिलेगा अपने को, पेंशन इज ए रिसीट, तो ये पेंशन जब मिलेगा ना तो ये होगा टैक्सेबल। याद रखो, पेंशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये पेंशन टैक्सेबल होगा, जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, और जब हम पैसा डालेंगे तब अपने को डिडक्शन मिलेगा। तो इसका डिडक्शन है, और जब पेंशन मिलना चालू होगा तो वो क्या होगा, इनकम में ऐड होगा। समझ में आया कैसे पेंशन प्लान वर्क करता है? वेरी गुड। तो चलो अब देखते हैं अपन कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 80 CCC क्या कहता है, अपन स्टडी करते हैं। तो उसके अंदर है असेसी, सबसे पहला पॉइंट, विच असेसी विल गेट डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। तो उसमें लिखा है ओनली इंडिविजुअल, वेदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, यानी RNR दोनों को मिलेगा, मगर सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, क्योंकि पेंशन किसको चाहिए, इंडिविजुअल को ही तो चाहिए ना। कंपनी को कोई पेंशन मिलता है क्या? नहीं, इंडिविजुअल को मिलता है। देन टाइम फॉर डिपॉजिटिंग द अमाउंट इन द पेंशन फंड, यानी पेंशन का जो प्रीमियम, पॉलिसी का जो प्रीमियम अपने को पे करना है वो कब करना है, एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। वही पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा, एक्रूअल पे नहीं मिलेगा। आउट ऑफ हिज इनकम चार्जेबल टू टैक्स, ये एक कंडीशन डाला है गवर्नमेंट ने यहां कि जो प्रीमियम अपन भरेंगे ये हमारी टैक्सेबल इनकम्स में से भरने का है। यानी थियोरेटिकली बोला जाए तो अगर मैंने एग्रीकल्चर इनकम है मेरे पास, क्या है, एग्रीकल्चर इनकम, उस एग्रीकल्चर इनकम से अगर मैंने पेंशन में प्रीमियम भरा पेंशन प्लान में, तो मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन ये थियोरेटिकल पॉइंट, ये जो कंडीशन अटैच किया है गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेबुनियाद है। क्यों? तो देखो, बिल्कुल थियोरेटिकल पॉइंट, और कुछ बुक्स में ऐसा ऐसा लिखा रहता है कि अगर एग्रीकल्चर इनकम से भरा तो नहीं मिलेगा, और टैक्सेबल इनकम से भरोगे तो मिलेगा। ये सब बकवास है। इंस्टीट्यूट साला क्वेश्चन भी पूछता है इसके ऊपर। स्टूपिड लॉज। अरे क्यों? देखो, कुछ लॉज मेरा दिमाग खराब करते हैं, सच्ची बोले तो। ये उसमें से एक है, बिल्कुल सिली पॉइंट, स्टूपिड लॉ। अच्छा बहुत हो गया, जाने दो, रिलैक्स, चिल। तो कैसे ये बिल्कुल बकवास है, बेबुनियाद है, देखो मैं आपको बता दूं। असेसी के पास टैक्सेबल इनकम है मान लो कि 4 लाख, बेसिक एग्जेम्पशन तो 2.5 लाख का ही तुम्हारे पास। तो तुम लोग एग्जेम्पशन डिडक्शन लेना कब चाहोगे? जब तुम्हारा इनकम 2.5 लाख के ऊपर जाएंगे। वैसे ही अगर इनकम 2.5 लाख, GTI अगर अपना 2.5 लाख के नीचे है तो फिर डिडक्शन लेकर कोई मतलब है क्या? नहीं, वैसे भी कोई डिडक्शन नहीं चाहेगा। लेकिन अपना ये ग्रॉस टोटल इनकम जो टैक्सेबल वाला है वो 4 लाख टैक्सेबल वाला। GTI तो टैक्सेबल ही होता है ना। और अपने पास एग्रीकल्चर इनकम भी है। हाँ, एग्रीकल्चर इनकम ये कितना? 5 लाख। और मैंने पेंशन का प्रीमियम पे किया, प्रीमियम ऑन पेंशन प्लान
कितना पे किया, 1 लाख रुपए पे किया है, और लिखा रहेगा कि इट इज पेड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चर इनकम से पेमेंट किया। अरे मेरे को ये बताओ, मैंने यहां से पैसा कमाया, मैंने एक स्टूडेंट से फीस लिया, मैंने दूसरे स्टूडेंट से भी फीस लिया, मैंने तीसरे स्टूडेंट से भी फीस लिया, फीस तो नोट में आएंगी, वही गांधी जी मेरे पास आएंगी, वही 500 रुपए की नोट, वही 1000 रुपए की नोट आएगी, और वो नोट मेरे जेब में चली आएगी। फिर मैंने वहां से कहीं तो भी एक खर्चा किया, तो क्या मैं ऐसे हिसाब लगाता हूं क्या कि ये जो मेरा पेमेंट है ना वो स्टूडेंट ए वाले फीस से है, और ये जो खर्चा है वो स्टूडेंट बी वाली फीस से है? ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कोई कह सकता है क्या? अरे नहीं। अरे पैसे आए, जेब में गए, जेब में गए, अपने खर्चा किए। वो वाली स्टूडेंट का पैसा था कि ये वाले स्टूडेंट का पैसा था, ये किसको पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? क्या नोट पे लिखा रहता है क्या स्टूडेंट का नाम? सिर्फ गांधी जी का फोटो रहता है और रिजर्व बैंक का नाम रहता है, that's it। अब कौन सी नोट किस स्टूडेंट ने दिया कहां से मालूम? मेरा एग्रीकल्चर इनकम भी है, मेरा ग्रॉस टैक्सेबल इनकम भी है, दोनों है, तभी तो मैंने इन्वेस्ट किया, तभी तो मैं चाहता हूं कि डिडक्शन लूं जब ये 2.5 लाख के ऊपर हो, नहीं तो मैं तो चाहूंगा ही नहीं, डिडक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। और 1 लाख का पेमेंट किया तो कैसे कह सकते कि ये 5 लाख से है? कोई सेंस नाम की चीज अगर लगा के देखो, हाउ कैन यू से? अच्छा मान लो कि एग्रीकल्चर इनकम का एक अलग से बैंक अकाउंट मेंटेन किया हमने और टैक्सेबल इनकम का अलग बैंक अकाउंट, और ये पेमेंट वो वाले बैंक अकाउंट से हुआ जहां एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है? अरे तो भी मैं कहता हूं कि भाई एसएससी के पास पैसा पड़ा है, 2 बैंक में पैसा पड़ा है, नो ही वांट्स टू यूज दिस फंड, ही वांट्स टू यूज दिस फंड, अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम है तभी तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। टैक्सेबल इनकम होती नहीं तो इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। मान लो कि टैक्सेबल इनकम मेरे पास है ही नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और मैंने इन्वेस्ट किया, तो वैसे भी मेरे को डिडक्शन चाहिए क्या? अरे नहीं, क्योंकि टैक्सेबल इनकम है ही नहीं, जीटीआई नहीं है, तो डिडक्शन लेंगे कहां से वैसे भी? और जीटीआई होगी तो डिडक्शन लेंगे। तो जब इन्वेस्टमेंट किया तो अपन बोलने के लिए तो बोल ही सकते ना कि भैया ये कहां से अपना टैक्सेबल इनकम में से है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये टोटल बकवास पॉइंट, एब्सोल्यूट थ्योरेटिकल पॉइंट, कोई सेंस इसके अंदर नहीं है। अगर ये 1 लाख है तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि भैया ये 4 लाख में से, सिंपल। तो डिसअलाउ करने का कोई चक्कर ही नहीं होना चाहिए, और ये सेक्शन में ऐसा लिखना भी बकवास, बेवकूफी है। अच्छा बहुत क्रिटिसाइज कर दिया गया, तो चलो वापस। तो ये सेंसलेस पॉइंट है, लिखा रहता है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली याद रखेंगे कि साला इंस्टीट्यूट जो है ये पूछता है इस पॉइंट पे एग्जाम में, वो लिखा रहेगा वहां क्वेश्चन में। अपना भी इंस्टीट्यूट है ना, जो असली पॉइंट है जो याद रखनी चाहिए, टैक्स प्लानिंग वगैरह वगैरह, उस पर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और ये ऐसे चिल्लर फालतूगिरी के सवाल पूछता है कभी कभी, नॉट ऑलवेज। तो अंडरलाइन कर लिया, आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। विच पेंशन फंड, कौन से पेंशन प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है? तो वहां लिखा है एनी एन्युइटी प्लान ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के भी पेंशन प्लान होते हैं, और एनी अदर इंश्योरर भी चलेगा, यानी कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, फॉर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम द फंड रिफर्ड टू इन सेक्शन 1023 AAB, वो जाने दो, कोई काम नहीं। 1023 AAB जो है वो पेंशन फंड की इनकम पे एग्जेम्पशन है, तो वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड, जितना अमाउंट अपन डिपॉजिट करेंगे साल के अंदर वो, और 1,50,000 whichever is less, 1,50,000 whichever is less। पहले इसमें 1 लाख था, उसको बढ़ाकर 150 किया गया है फाइनेंस एक्ट 2015 से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। देन अमाउंट रिसीव फ्रॉम द फंड, जब पैसा मिलना चालू होगा तब क्या होगा? देखो वहां लिखा है, 2 पॉइंट लिखे वैसे। पहला पॉइंट एक लिखा है ऑन सरेंडर ऑफ प्लान, ये भी एक केस होता है, समझाता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि अपन ने पेंशन प्लान चालू तो कर दिया, देखो अभी अपनी उम्र कितनी है, 20 साल, अपन ने पेंशन प्लान निकाल लिया ना, 10, 15, 20 ईयर्स तक तो भरा, और अपन ने एज ऑफ रिटायरमेंट क्या फिक्स करके रखा है, 50 साल। तो हमने 10-15 साल तो भरा पैसा, फिर अपने को लगा यार ये बेकार है साला पेंशन प्लान, अपन कुछ 50 साल तक जीने वाले नहीं है,
लेट्स टेक आउट द मनी एंड ऐश करेंगे, पैसा वैसा खर्च करेंगे, बाद में देखेंगे पेंशन से क्या लेना देना है अपने को। तो अपन पॉलिसी को टर्मिनेट करा करके तो उसको सरेंडर कहते हैं। यू कैन सरेंडर द पॉलिसी बिफोर मैच्योरिटी डेट। तो मैच्योरिटी के पहले सरेंडर कर देंगे और जितना पैसा अपना जमा हुआ है वो निकाल लेंगे। तो अगर ऐसा करोगे आप तो वो अमाउंट जो आप निकालोगे फंड से वो पूरा टैक्सेबल होगा, फुल्ली। सरेंडर वैल्यू इज फुल्ली टैक्सेबल, तो उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो यहां पेंशन और लाइफ इंश्योरेंस का डिफरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो आप पैसा आपको मिलता है वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है ना, 1010D में, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वो 1010D एग्जेम्पशन वाला। लेकिन पेंशन प्लान में जो पैसा मिलता है, चाहे सरेंडर पे मिले या चाहे पेंशन मिले रेगुलर, इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तो वो पहला पॉइंट लिखा है, ऑन सरेंडर शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द असेसी और इज नॉमिनी एज द केस में बी इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द विड्रॉल इज मेड। और कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, बाजू में लिख दो IOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में उसको टैक्स करेंगे। और अगर पॉलिसी मैच्योर हुई और फिर पेंशन मिलना चालू हुआ उसके बाद, तो पेंशन भी टैक्सेबल है, वही अदर सोर्सेज के अंदर IOS में, इन द ईयर इन विच द पेंशन इज रिसीव्ड। फिर एक पॉइंट लिखा है, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80CC में अगर आप ये डिडक्शन लेते हो पेंशन का, तो फिर 80C में आपको नहीं मिलेगा। 80C में नहीं मिलेगा यानी कि ये सेम अमाउंट का नहीं मिलेगा। जो प्रीमियम आपने यहां पे किया है पेंशन प्लान में, तो वो आपने डिडक्शन 80CC में लिया, तो फिर इसी पेंशन प्लान का जो पेमेंट है उसका डिडक्शन अपन 80C में दोबारा से नहीं ले सकते, यानी कोई भी एक सेक्शन में मिलेंगे। अगर C में ले लिया है तो CCC में नहीं मिलेगा, और CCC में लेना है तो C में नहीं मिलेंगे। ठीक है, वंस डिडक्शन विल बी अलाउड ओनली वंस। तो ये 80CC है, सिंपल है। इसमें बेसिकली क्या है, आप ऊपर में लिख दो इंश्योरेंस यानी पेंशन प्लान्स, ऐसे करके लिख दो पेंशन प्लान, जो अपन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से निकालते हैं, उसको पेंशन प्लान्स कहते हैं। तो वो है उसके अंदर बेसिकली। और यहां कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं होता, ये अपन अपना खुद का पॉलिसी निकालते हैं, ओन पॉलिसी। ठीक है, और ये अपने नाम से ही निकालनी पड़ेंगी, ये अपन स्पाउस या बच्चों के नाम से नहीं निकालते, जो पर्सन है उसी के नाम से निकलता है पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी। अच्छा, वाइफ की भी पेंशन पॉलिसी और उसका प्रीमियम मैंने भरा तो डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वो भी बात आप लिख के रखो कहीं, नॉट फॉर स्पाउस और चिल्ड्रन। तो LIC लाइफ इंश्योरेंस प्लान और पेंशन प्लान में भी वो एक डिफरेंस। लाइफ इंश्योरेंस प्लान में अपन 80C में क्या देखा था, यू कैन पे द प्रीमियम फॉर योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन ऑल्सो, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां अपने को अपने ही लिए करना है, किसी दूसरे के लिए अपन पेमेंट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है और एक पेंशन का सेक्शन, और वो है 80CCD। 80CCC में क्या है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के जो पॉलिसीज होते हैं, पेंशन पॉलिसीज, वो आप ले सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब CCD जो है ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ न्यू पेंशन स्कीम है, इसको न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं। और इस पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको डिडक्शन मिलेगा। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो दो तरह के हैं, एक एम्प्लॉई और एक सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों लोग कर सकते हैं। एम्प्लॉई जो है, कोई कंसर्न में एम्प्लॉई है, लाइक रिलायंस में कोई एम्प्लॉई है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन जो है पेंशन स्कीम के अंदर वो एम्प्लॉई खुद भी डाल सकता है और उसका जो एम्प्लॉयर है वो भी डाल सकता है। जैसे PF में होता है ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, वैसे यहां पे भी दोनों कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर। लेकिन PF में क्या है कि जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है सेल्फ, वो 80C में आता है डिडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको मिलता है क्या? नहीं,
एटीसी के अंदर सिर्फ सेल्फ कंट्रीब्यूशन है, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का हमको डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन ये पेंशन स्कीम में डिडक्शन अलाउड है। तो खैर दोनों का मैं कंपैरिजन भी आपको बताऊंगा अभी, पहले इसको देख लेते हैं एंड देन आई विल शो द कंपैरिजन बिटवीन द प्रोविडेंट फंड एंड द पेंशन स्कीम। तो देखो एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा एंड देन विल गो टू दी बिगर क्वेश्चंस, यानी कि इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस एंड कंपैरिजन क्वेश्चंस। तो देखो उसमें लिखा है असेसी कौन, विच असेसी विल गेट दिस डिडक्शन, एन इंडिविजुअल, क्योंकि पेंशन स्कीम है तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल ही आएगा, एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। 2004 के बाद के जो ज्वाइनीज है, जो नए एम्प्लॉयज है, उनके लिए ये पेंशन स्कीम है, जो पुराने हैं उनके लिए नहीं है। और एन इंडिविजुअल एम्प्लॉयड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी प्राइवेट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कोई भी प्राइवेट सेक्टर। तो गवर्नमेंट वाले भी आ गए, प्राइवेट वाले भी आ गए। और एनी अदर असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल, यानी फारूक हक भी आ गया। फारूक हक तो कहीं एम्प्लॉयड नहीं है, ना तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूं, ना मैं कोई कंपनी में काम करता हूं, मगर मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं ना, मैं एक इंडिविजुअल हूं, तो मुझे भी ये सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी मिलेगा, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, हम सबको भी मिलेगा। टाइम ऑफ डिपॉजिट क्या है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये सभी सेक्शन में कॉमन है। एटीसी, सीसीसी, टाइम ऑफ डिपॉजिट जो रहता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रहता है। एक्चुअल डिपॉजिट शुड टेक प्लेस इन द प्रीवियस ईयर। विच पेंशन फंड, द पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इनको न्यू पेंशन स्कीम्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तो अगर आपको देखना है कौन से है इसमें, तो आप साइट पे जाके चेक कर सकते हो गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि विच स्कीम्स हैव बीन नोटिफाइड अंडर दिस सेक्शन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस बट नॉट फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी आपको पढ़ के पास होना है, तो वो पेंशन कौन से स्कीम नोटिफाइड हुए उससे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्चुअल डिपॉजिट करना होगा जब एज अ प्रोफेशनल, तो बाद में चेक कर लेना। देन अमाउंट ऑफ डिडक्शन, अब ये काम का है, देखो डिडक्शन कितना मिलेगा, तो पहले अपन देखेंगे एम्प्लॉइज के लिए और बाद में देखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, दोनों का देखते हैं। तो एम्प्लॉइज के लिए फिर दो है, देखो मैंने आपको कहा एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का डिडक्शन अवेलेबल है। आपके खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन जो आप करोगे उसका भी, और एम्प्लॉयर आपके जो अकाउंट में डालेगा पैसा उसका भी डिडक्शन अपने को मिलेगा। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कितना दिया है, होल ऑफ द अमाउंट, जितना आप कंट्रीब्यूशन डालोगे वो, या उसकी लिमिट है 10% ऑफ सैलरी इन द प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेस। यानी आपका कंट्रीब्यूशन अगर 10% ऑफ सैलरी से ज्यादा है तो डिडक्शन जो है वो 10% तक ही मिलेगा, और अगर आपका कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी से कम है तो जितना कंट्रीब्यूशन डालोगे पूरा डिडक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई होगा, अभी उसकी अपर लिमिट अपन देखेंगे, क्वालिफाई होगा। सो द कंट्रीब्यूशन दैट यू एक्चुअली मेक और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, सो 10% इज द लिमिट। ओके, फिर आपका एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में डालेगा, इसमें देखो सबसे पहले एक ब्रैकेट में पॉइंट लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट, फर्स्टली इंक्लूडेड अंडर दी हेड सैलरी, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है ये। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, पेंशन अकाउंट में, एम्प्लॉयर उसकी तरफ से जो आपके अकाउंट में डालेगा वो तुम्हारे हाथ में अंडर दी हेड सैलरी टैक्सेबल है। इट इज टैक्सेबल अंडर दी हेड सैलरी, पूरा फुल। एम्प्लॉयर 20,000 रुपए डाले, या परसेंटेज में बोलूं तो 10% से कम डाले, ज्यादा डाले, जो भी डाले, वो पहले आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। इट इज टैक्सेबल फुल्ली, ओके, फुल्ली टैक्सेबल। और फिर उसका डिडक्शन अपन देंगे यहां कितना, वही होल ऑफ द अमाउंट और 10% ऑफ सैलरी इन द प्रीवियस ईयर व्हिचएवर इज लेस।
तो 10% तक डिडक्शन आपको क्वालिफाई हो जाएगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन सैलरी इंक्लूड्स डियरनेस अलाउंस इफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड। ये सैलरी में पढ़ते थे अपन, सैलरी इंक्लूड्स डीए इफ so provided, yeah, if the terms of employment so provide, or if it is used for calculation of retirement benefits, है ना। तो वही है, अगर डीए फॉर्मिंग पार्ट है तो फिर सैलरी में डीए को भी इंक्लूड करना है, बट एक्सक्लूज ऑल अदर अलाउंसेस एंड परक्विसीट्स। तो सिर्फ डीए को इंक्लूड करना है, वो भी कब, अगर फॉर्मिंग पार्ट है तो। ठीक है, तो सैलरी में आएगा, नीचे लिख लो, सैलरी विल बी बेसिक plus DA if forming part. ओके, फिर उसके बाद अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, इफ यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन लाइक फारूक हक, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ प्रोफेशनल, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, हजारों लोग हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, दुकानदार, मैन्युफैक्चरिंग वाले, तो ये सबको भी अलाउड है कितना, होल ऑफ द अमाउंट पेड और डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द ईयर और 20% ऑफ हिज ग्रॉस टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर विच एवर इज लेस। तो यहां सैलरी की जगह क्या आ गया, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल हेड्स, ऑल हेड्स, सारे हेड्स की जो टोटल आती है उसको अपन कहते हैं जीटीआई, है ना। उसके बाद ही तो अपन ये डिडक्शंस ले रहे हैं। तो जीटीआई का सारे हेड्स, जो भी अपने हेड्स है, इतने भी तुम्हारा क्या होगा, बिजनेस हेड हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन्स, सब का मिला के 20%। अच्छा, सैलरीड पर्सन है तो वो इसमें आ सकता है क्या, बी में, सेल्फ एम्प्लॉयड में आ सकता है क्या, यस, बिल्कुल आ सकता है। जैसे पीएफ में देखते हैं ना अपन, आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, और उसके अलावा आप पीपीएफ में भी डाल सकते हैं ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए रहता है पीपीएफ, उसमें कोई भी आ सकता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। क्या भरोसा कि आपके एम्प्लॉयर ने न्यू पेंशन स्कीम में अकाउंट खोला ही हो, ना खोला हो सकता है ना। छोटे मोटे एम्प्लॉयमेंट में आप किसी दुकान में काम करते हो एज ए मैनेजर, वहां कौन बनाएगा आपका पेंशन स्कीम, देयर इज नो पेंशन फंड। तो वहां आप यहां कंट्रीब्यूशन खुद का डाल सकते हो सेल्फ, और 20% तक आप डाल सकते हो, लिमिट 20% तक है, ऐसा समझ में, 20% तक आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो 20% क्यों, क्योंकि सैलरीड वालों को देखो, सैलरीड वालों में दो है, इसका 10 इसका 10, तो टोटल तो 20 हो ही गया ना। तो सैलरीड वालों को भी 20% है ही, 10% आप अपना, 10% आपका एम्प्लॉयर, टोटल मिला के 20% तक डिडक्शन मिल जाएगा ना। तो वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड को डायरेक्टली जीटीआई का 20% तक लिमिट, दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 20% ऑफ देयर जीटीआई। और अगर कोई एम्प्लॉई है जिसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, देयर इज नो अकाउंट अंडर हिज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो यहां पे भी आ सकता है, अपना कंट्रीब्यूशन खुद डाले और डिडक्शन ले ले अप टू 20% ऑफ जीटीआई। उसके अलावा उसमें एक एडिशनल डिडक्शन दिया है, 1B करके सबसेक्शन है, उसमें क्या लिखा है, अप टू 50,000 एड हॉक 50,000 in respect of the whole amount paid or deposited by an individual assessee in the previous year, whether or not any deduction is allowed under 80CCD1. यानी 80CCD1 ये लिमिट था, this was subject to limit of 10% of salary, ये लिमिट है ना यहाँ। तो यहां 1B गवर्नमेंट ने बनाया है और उसमें एडिशनल डिडक्शन दिया है कि वहां तो 10% सैलरी तक तुमको मिलेगा, मगर उसके अलावा तुम और 50,000 का डिडक्शन ले सकते हो, एडिशनल 50,000 कंट्रीब्यूशन तक आप डाल सकते हो। तो कैसे कि यहां तुम्हारा जैसे तुम्हारा सैलरी मान लो कि 10 लाख ज्यादा हो जाएगा, 5 लाख ले लेते हैं, 5 लाख तुम्हारा सैलरी है,
तो ऊपर में जो सबसेक्शन 1 है, अच्छा मैं 6 लाख लेता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, लेट्स मेक दिस 6 लाख, 6 लाख तुम्हारा सैलरी है। तो सबसेक्शन 1 में यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट अप टू 10%, दैट इज अप टू 60,000, 60,000 तक वहां डाल सकते हैं। उसके अलावा प्लस सबसेक्शन 1B के अंदर आप 50,000 एडिशनल डाल सकते हैं, यानी आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 1,10,000 तक हो सकता है। यहां अप टू 10% तो आप डाल ही सकते हो, और ये सबसेक्शन 1B में अलग से 50,000 आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। सो दिस इज ओवर एंड अबाउट दैट लिमिट, लिमिट के ऊपर है। तो मान लो, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1,10,000। तो मान लो कि तुमने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अगर 126 का किया है, 1,26,000 का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है, तो फिर तुमको डिडक्शन कितना मिलेगा, यानी क्वालिफाई कितना होगा, 1,10,000। ये 50,000 तो एडिशनल पहले ही अलग रख देंगे, बिकॉज दिस इज ओवर एंड अबाउट द लिमिट, तो इसको पहले निकाल लेने का टैक्स प्लानिंग के हिसाब से, ये पहले इसको ले लेने का 50, और फिर जो बचा वो यहां लिमिट में डालना। तो 126 में से 50 इधर ले लेंगे, फिर बचा 76, तो वो 7 नहीं, कितना बचा, 126 मैंने कहा ना, 1,26,000 तुमने डाला, 126 में से 50 अपन इधर ले लेंगे, हाँ बराबर, फिर 76 बचा वो इधर लेंगे, तो होल ऑफ कंट्रीब्यूशन 76 और लिमिट 60 विच एवर इज लेस, तो 60, तो यहां 60 मिल जाएगा और यहां 50 मिल जाएगा। जो तुम कहोगे सर इसको पहले ले लेते, 50 को बाद में लेंगे, पहले लिमिट तक ले लेते फिर इसको लेंगे। आप ऐसा बोल अभी ऐसा सकते हो, क्योंकि आपको आगे क्या आने वाला है वो नहीं मालूम ना। एक खतरा है आगे 80CCE करके, तो वो जब मैं बताऊंगा तब मेरी बात आपको समझ में आएगी कि सर ने हमको चौंकाया क्यों था। तो मेरी बात सुन लो, अभी खतरे के पहले से जाग जाओ। सबसेक्शन 1B पहले लेने का, प्रायोरिटी 1, एंड दिस प्रायोरिटी 2, ठीक है, पहले इसको लेने का बाद में इसको लेने का। अब इसके पीछे कुछ राज है, जो राज, जो भेद अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने खुलेगा। ओके, गुड, तो यहां तक क्लियर हुआ। फिर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द फंड में दिया है, रिसीव्ड बैक के ऑन अकाउंट ऑफ क्लोजर और हिज ऑप्टिंग आउट ऑफ द पेंशन स्कीम। अगर आप अकाउंट को बंद करा देते हो या ऑप्ट आउट कर लेते हो तो पैसा विड्रॉ हो जाएगा। तो जो पैसा विड्रॉ करेंगे आप खुद या आपका नॉमिनी, सपोज एसएससी मर गया तो उसके नॉमिनी विड्रॉ करेंगे, तो वो होगा टैक्सेबल। पेंशन से मिला हुआ पैसा टैक्सेबल होता है। तो वहां लिखा है शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द एसएससी हिमसेल्फ और इज नॉमिनी, अगर नॉमिनी विड्रॉ करता है तो, in that previous year in which the withdrawal is made। ये तो क्लोजर में क्या है कि लमसम पैसा मिल जाएगा तो वो टैक्सेबल है, जस्ट लाइक सीसीसी। और अगर आप मैच्योरिटी तक कंटिन्यू करते हो और बाद में पेंशन जब मिलना शुरू होगा, इसमें स्कीम वही रहता है जैसे मैंने आपको सीसीसी में समझाया कि अपन पैसा डालते जाएंगे अप टू द एज ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद फिर अपने को पेंशन मिलना चालू होगा। तो वो पेंशन अगर अपन लेंगे तो वो भी होगा टैक्सेबल। पेंशन रिसीव्ड इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर दी हेड अदर सोर्सेस। तो उसमें लिखा है देखो, शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द एसएससी और इज नॉमिनी। अगर अपने को मिला तो अपन, नॉमिनी को मिला तो नॉमिनी के हाथ में, टैक्सेबल है। इन द प्रीवियस ईयर इन विच द पेंशन इज रिसीव्ड, और ये टैक्सेबल कौन से हेड में होता है, लिख के रख दो, आईओएस में टैक्सेबल होता है, क्योंकि ना तो ये सैलरी है ना ये बिजनेस इनकम है, तो इसलिए कहां जाएगा, आईओएस में जाएगा। तो क्लोज करके पैसा निकाल लेंगे वो भी टैक्सेबल है, और अगर पेंशन मिलेगा बाद में तो वो भी टैक्सेबल है। लेकिन उसके अंदर एक एग्जेम्पशन है, क्या है देखो, the assessee shall be deemed not to have received any amount in the previous year if such amount is used for purchasing an annuity plan in the same previous year। तो an annuity plan यानी न्यू पेंशन प्लान और एक पेंशन प्लान, तो इसको शिफ्टिंग ऑफ प्लान्स कहते हैं। बेसिकली क्या है ये
कि जैसे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए तो 8-10 प्लान नोटिफाइड होंगे, अलग अलग LIC के कुछ प्लान होंगे, तो इसके होंगे, तो कुछ उसके होंगे, डिफरेंट प्लान है नोटिफाइड। हमने एक प्लान चूज किया और उसमें अकाउंट खोल लिया और अपन डिपॉजिट चालू कर दिए, लेकिन वो प्लान पे जो रिटर्न्स है वो बराबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्लान पे रिटर्न्स आते ना, अब वो लोग, हम जिस प्लान ओपन करेंगे वो लोग फिर आगे इन्वेस्ट करेंगे, उनको जो प्रॉफिट होगा वो अपने को देंगे एज बोनस, रिटर्न्स आते हैं। तो अगर अपने को लग रहा है कि यार अपना पेंशन प्लान बराबर रिटर्न नहीं दे रहा, वो दूसरी कंपनी का पेंशन प्लान है, इट इज गिविंग अ बेटर रिटर्न, तो ये प्लान को अपन क्लोज करके जो कैपिटल सम डिपॉजिटेड है वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां लिखा था कि अगर विड्रॉ करोगे तो साला टैक्सेबल हो जाएगा, तो टैक्सेबिलिटी के डर से लोग विड्रॉ नहीं करेंगे, और विड्रॉ नहीं करेंगे तो उनको जो बेनिफिट मिलना चाहिए कि यहां सपोज हमको 7.5% रिटर्न मिल रहा है, और दूसरे एक पेंशन प्लान में वो भी नोटिफाइड इसी सेक्शन में, वहां पे 9% रिटर्न मिल रहा है, तो अपन फंसे रहेंगे, विड्रॉ इस दर से नहीं करेंगे कि साला टैक्सेबल हो जाएगा, तो हमको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप प्लान को स्विच कर सकते हो, वी विल नॉट टैक्स द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट प्लान। तो इसलिए यहां ये पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट प्लान को कैंसिल करके अमाउंट विड्रॉ कर लो, लेकिन इसी प्रीवियस ईयर के अंदर आप ये पूरा कैपिटल सम दूसरे प्लान में री इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं। तो प्लान 1 से पैसे विड्रॉ, प्लान 2 में इन्वेस्ट, तो अगर इसी साल में हो गया पूरा इन्वेस्ट तो फिर अपन उसको टैक्स नहीं करेंगे। क्या बोला? इट विल बी डीम्ड एज इफ द अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, एज इफ द अमाउंट इज नॉट विड्रॉन। तो कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट नॉट विड्रॉन यानी कि इट विल नॉट बी टैक्स्ड। तो ऊपर में लिख दो, दिस इज कॉल्ड एज स्विचिंग ऑफ पेंशन प्लान डैश नॉट टैक्सेबल। स्विचिंग ऑफ पेंशन प्लान नॉट टैक्सेबल, तो एक प्लान से पैसा निकालो दूसरे प्लान में डाल दो, इट विल नॉट बी टैक्स्ड। समझ में आए? वेरी गुड। और दूसरा पॉइंट है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द असेसी अंडर सर्कमस्टांसेस रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द नॉमिनी। दूसरा पॉइंट भी वही है, नॉमिनी को पैसा मिला ऑन डेथ ऑफ द असेसी, असेसी मर गया, नॉमिनी को पैसा मिला, तो उसको भी अपन टैक्स नहीं करेंगे। मरने पर अगर मिला तो उसको टैक्स नहीं करेंगे। अंडर क्लॉज 1 यानी विड्रॉवल। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द नॉमिनी। ठीक है, अब 80CCE आता है, वो पूरे लिमिट से तीनों का मिला के, लेकिन उसके पहले मैं वो एक आपको समझाने वाला था, वो समझा देता हूं। द कंपैरिजन बिटवीन द पेंशन प्लान एंड RPF। ठीक है, अब RPF में क्या होता है, देखो, ओन कंट्रीब्यूशन जो अपन डालते हैं वो 80C में क्वालिफाई होता है, पेंशन प्लान में 80CCD के अंदर आता है। ठीक है, 80C में कोई लिमिट नहीं है, ओवरऑल लिमिट है उसकी, जो सेक्शन की लिमिट है उतना पूरा डाल सकते हो। 80CCD में लिमिट क्या है? 80CCD की लिमिट है तुम्हारी 10% ऑफ सैलरी, तो यहां लिख दो अप टू 10% ऑफ सैलरी। ओन कंट्रीब्यूशन अपन डाल सकते हैं अप टू 10% ऑफ सैलरी। ओके, और 80C में अगर RPF में तुम पैसा डालते हो तो 80C की टोटल लिमिट जो है, पूरी लिमिट, वो उसको ऑटोमेटिकली भी लग जाएंगी, दैट इज 1,50,000 ओवरऑल लिमिट। तो एक जगह फिक्स लिमिट है
एक जगह परसेंटेज लिमिट अप टू 10% ऑफ सैलरी। दूसरा कि जो एम्प्लॉयर तुम्हारे अकाउंट में कंट्रीब्यूशन डालेगा वो आरपीएफ में, ये मेन डिफरेंस है समझने का। आरपीएफ में क्या रहता है कि इट इज एग्जेम्प्ट। पहले तो टैक्सेबिलिटी यानी इनकम देखते हैं, उसमें कोई इनकम आता क्या, इज इट इनकम। तो आरपीएफ में क्या लिखा है कि इट इज एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। याद है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवर आरपीएफ अकाउंट इज एग्जेम्प्ट इन आवर हैंड्स अप टू 12% ऑफ सैलरी। पेंशन प्लान में क्या है कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, अपनी इनकम में ऐड हो जाएगा। जो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन डालेगा वो अपनी इनकम में ऐड हो जाएगा। और फिर उसका डिडक्शन, इज इट अलाउड एज ए डिडक्शन टू अस? तो आरपीएफ में नो। आरपीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का कोई डिडक्शन अपने को मिलता क्या? नो। लेकिन पेंशन प्लान में यस, 80CCD में डिडक्शन मिलेगा, बट अप टू 10% ऑफ सैलरी अगेन, ओनली अप टू 10% ऑफ सैलरी अपने को मिलेगा। और एक चीज और लिख दूं, 80CCD में अप टू 10% सैलरी है प्लस 50,000 एडिशनल है, वो भी लिख देते हैं। अब यहां पर देखो, यहां देखो फायदा किसमें है। आरपीएफ में तुम्हारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन डालेगा तो तुम्हारे हाथ में 12% तक एग्जेम्प्ट, यानी यहां 2% ज्यादा फायदा है। यहां पे इनकम में ऐड करेंगे और फिर 10% डिडक्शन देंगे, अप टू 10% डिडक्शन है, 2% कम है। तो एग्जाम बोलो या पहले इंक्लूड करके बाद में डिडक्ट करो, बात तो एक ही है, बात ही कीजिए। एग्जाम बोलो या डिडक्शन दो, बात ही कीजिए। लेकिन यहां पे क्या है, 2% एडिशनल बेनिफिट। सो आरपीएफ इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन प्लान इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो यहां 2% एडिशनल बेनिफिट है आरपीएफ के केस में एज कंपेयर टू पेंशन प्लान। तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपको याद रखना है। फिर देखो 80CCE क्या कहता है। अभी 3 सेक्शन अपन ने देखे, 80C देखा सबसे पहले, फिर 80CCC देखा पेंशन प्लान, जो नॉर्मल पेंशन प्लान है, कोई भी ले सकता है, एंड 80CCD न्यू पेंशन स्कीम। अब ये तीनों में एग्रीगेट करके डिडक्शन दिया है 1,50,000। इसको रोका गया है 1,50,000 पे। तो क्या कहता है देखो, the aggregate amount of deduction under these 3 sections C, CCC and assessee's own contribution under CCD, own contribution under CCD, own वाला shall not in any case exceed 1,50,000। यानी तीनों मिलाकर लिमिट है 1,50,000। वैसे C की अकेली लिमिट भी 150 है ना, सीसीसी में भी 150 है और इसमें अप टू 10% सैलरी है, लेकिन ये सब मिला के भी ओवरऑल लिमिट 150 है। लेकिन नीचे दिया है कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एडिशनल डिडक्शन अंडर 80CCD 1B ऑफ 50,000 will be allowed in addition to the overall limit of 150। यानी ये दो उसमें लिमिट में कवर्ड नहीं है। क्या दो नहीं है? 80CCD में एक वो देखा था ना, एम्प्लॉय एडिशनल 50 डाल सकता है, वो 50 ये लिमिट में नहीं आता। अब समझ में आया वहां 80CCD में मैंने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों दी थी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन में 2 चीज आती ना, एक तो वो 10% लिमिट तक ये ऊपर वाला, और एक 50,000 एक्स्ट्रा। तो वो 50,000 एक्स्ट्रा को पहले क्यों लेना, क्योंकि वो लिमिट के बाहर है, ये 150 की लिमिट के बाहर है वो, इसलिए उसको पहले प्रायोरिटी अपन देंगे। देखो ये 50,000 जो है ये 150 की लिमिट के बाहर है। अभी कुछ एग्जांपल्स थे कि मैं आपको समझाता हूं। और दूसरा एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर वाला 10% ऑफ सैलरी तक, वो भी इस लिमिट के बाहर है।
ठीक है, उसको अपन बाहर रखेंगे। सो द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द सीलिंग लिमिट। 80C में 150 का लिमिट है, CCC में 150 है, CCD में एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, तो ये 10% ऑफ सैलरी तक जो लिमिट है, ठीक है। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन 20% ऑफ जीटीआई, फिर एग्रीगेट डिडक्शन ऑफ द अबव 150। तो ये जो टोटल है, देखो ये टोटल, इसका ओवरऑल लिमिट 150 है, और तो ये 150 का ओवरऑल लिमिट। फिर 50,000 जो एडिशनल वाला है, एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी, ये जीटीआई गलत आ गया है, 10% सैलरी। तो ये दो जो है ये अबव द लिमिट है, प्लस प्लस। या इसको एक अलग से चार्ट बना के भी देखो मैं आपको समझा सकता हूं। 80C प्लस 80CCC और 80CCD जो रहता है उसमें एम्प्लॉई या सेल्फ एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉई पहले लेते हैं। एम्प्लॉई में 10% ऑफ सैलरी का लिमिट होता है, और उसके नीचे लिखता हूं सेल्फ एम्प्लॉयड, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में 20% ऑफ जीटीआई। फिर दूसरा है एम्प्लॉई ओन कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 एडिशनल, एंड एम्प्लॉयर अप टू 10% ऑफ सैलरी, इतना है टोटल। तो ये देखो अब 80CC, 80C, CCC एंड एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 10% सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड में 20%, ये तीनों को मिला के ओवरऑल लिमिट लगेगी 150, और ये जो दोनों है वो लिमिट के बाहर है। एडिशनल एम्प्लॉय वाला 50,000 एंड एम्प्लॉयर वाला 10% ऑफ सैलरी जो है वो बाहर है, एडिशनल डिडक्शन उसका अलग से मिलेगा। तो इसलिए देखो, अगर 80C में अपन ने मान लो कि 80,000 ऑलरेडी डाल दिया है, 80CCC में अपन ने 50,000 डाल दिया है, ठीक है, 50,000 ये ऑलरेडी है। और 80CCD के अंदर, 80CCD के अंदर एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन जो है वो मान लो कि 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए उसका कंट्रीब्यूशन। 8, 9, 10, 11, 12 हो गया ना, 13, 130 ऑलरेडी हो चुका है। हाँ, तो देखो यहां 130 ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी ये जो गोला मारा है अपन ने, ये तीनों को मिला के अभी 20,000 बाकी है। और मान लो 1 लाख रुपए अपन ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन ये 10% सैलरी तक आ रहा है 80,000 और बैलेंस 20। तो अगर मैं यहां पे 80 लूं और यहां पे 20 लूं तो क्या होगा कि ये 80, अगर इसको पहली प्रायोरिटी लूं, 10% सैलरी इज 80 एंड माई टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज 1 लाख, तो अगर यहां पर 80 ले ले अप टू 10% ऑफ सैलरी तो 80 इधर आ जाएगा। लेकिन ये 80, 50 और 80 मिलाकर टोटल तो रिस्ट्रिक्शन 150 है ना, तो यहां मेरा ये वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट हो जाएगा ना। और फिर बचा हुआ 20 यहां डालूंगा, जबकि यहां तो 50,000 तक मिल सकता था, तो आई लूज देयर। तो इसलिए मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना। तो अपन ने यहां जो भी कंट्रीब्यूशन डाला है, जैसे 1 लाख डाला है, तो पहले 50 यहां लो, फर्स्ट 50 इधर ले लो और फिर इधर 50 ले लो, विच कैन बी लेस देन 10% ऑफ सैलरी। एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 50, 10% ऑफ सैलरी 80, ठीक है ना, 50 आने दो इधर। पहले इसको लो 50, क्योंकि लिमिट के बाहर है, ये एडिशनल मिल रहा है। फर्स्ट यूज दिस, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको एंड सेकेंड प्रायोरिटी इसको। आए समझ में अब? तो इसलिए इसको फर्स्ट दो, इसको सेकेंड दो। ये 10% से नीचे भी आ रहा है तो भी आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सब मिला के तो 150 की लिमिट है ही ना, यहां तो वैसे भी वेस्ट होने वाला है। 80, 50, 31 हो गया, 31 और 50
एक 80 हुआ, एक 80 एनीवेज विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 150। तो इसलिए इसको एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहां भी है, यहां भी है, पहले 50 अलग रख देना, फिर बचा हुआ यहां ले लेना। आया समझ में अभी क्यों ऐसा करना है? क्योंकि इस पे ओवरऑल लिमिट कितनी है 150, जबकि यहां पे ये 150 की लिमिट नहीं लगती, ये बाहर है। अंडरस्टूड? एक्सेलेंट। तो चलो अभी एक प्रॉब्लम उधर दिया है, उसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। Following are the particulars of investments and payments made by Mr. A employed with ABC Limited during the previous year. Deposited rupees 1,20,000 in PPF. कहां पे आएगा? 80C. Paid life insurance premium of 15,000 on the policy taken on 1/5/2013 to insure his life. Sum assured 120. अगर sum assured 120 है तो लिमिट कितनी लगेंगी? 10%, यानी 12,000। तो यहां 80C में आएगा, लेकिन कितना? सिर्फ 12,000। 80C सॉरी, 80C में कितना आएगा? सिर्फ 12,000। देन डिपॉजिटेड रुपीज 30,000 इन अ 5-year टर्म डिपॉजिट विद बैंक। आ जाएगा 80C पूरा 30,000, ये 120, 12 और 30। Then contributed rupees 1,80,000 being 15% of salary to NPS of the central government. Matching contribution was made by ABC Limited. ये आ गया 80CCD। अब देखो 80CCD में कैसे इसको अपन डिवाइड करेंगे। 1,80,000 इसने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला है, बीइंग 15% ऑफ सैलरी। तो पहली बात तो कि वहां 10% तक ही क्वालिफाई होगा, तो निकालो 10% कितना। तो कैसे निकालेंगे? 1,80,000 15% से डाला है, तो डिवाइड बाई 15 इंटू 10, तो अप टू 10% 1,20,000 होता है। अप टू 10% 1,20 होता है। अब 1,20 और 1,60 का डिफरेंस कितना हुआ? 1,80 का 60,000। तो अपन क्या करेंगे इसमें कि जगह का है मेरे पास, हाँ, ये खुद का जो कंट्रीब्यूशन है ओन 180 है, तो 180 में से क्या करेंगे? वो 50,000 जो एडिशनल वाला है ना, वो पहले रख देंगे अलग, 50,000 को पहले अलग रख देंगे, और फिर जो 10% वाला है उसको पकड़ेंगे। तो कंट्रीब्यूशन 50 उधर कर दिया, तो अभी एक्चुअल बचा 130। टोटल 180 है ना, तो 50 अलग कर देंगे, 130 इधर रखेंगे, और इसको कंपेयर करेंगे अब 10% ऑफ सैलरी से। तो 10% ऑफ सैलरी आता है 120, विच एवर इज लेस 120। तो 120 इधर आएगा और 50,000 एडिशनल अलग हो जाएगा। आया समझ में? 180 एक्चुअल है, तो 180 को कैसे डिवाइड किया? ये 50 अलग कर दिया और 130 अलग कर दिया। अब ये 130 को ये लिमिट मिलेंगे अप टू 10% ऑफ सैलरी। अच्छा, 10% सैलरी कैसे निकाला? समझ में आया ना? आई होप इतना मैथ्स तो सबको आता है। 180 सर वो सैलरी तो दीच नहीं है, आपने 10% कहां से निकाला? आई होप नोबडी आस्क्स दिस क्वेश्चन। 180 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव अस 10% ऑफ सैलरी। वो 120 आया, तो 130 और 120 विच इज लेस 120। फिर उसको वो लिमिट, ओवरऑल लिमिट में अपन डालेंगे 80CCE के हिसाब से। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है? मैचिंग कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने भी 180 डाला, तो 180 पहले आपकी सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा 180 पूरा, और फिर उसमें आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? एम्प्लॉयर वाला। एम्प्लॉयर में सीधा आएगा 180 कंट्रीब्यूशन मेड और 10% ऑफ सैलरी 120 विच एवर इज लेस 120। तो एम्प्लॉयर का 120 का डिडक्शन अलग मिलेगा, ये 50 अलग मिलेगा, तो ये दोनों लिमिट के बाहर रहेंगे, और ये जो 120 है ये लिमिट के अंदर आएगा। तो वो लिमिट में देखो अभी सी में कितना है? 120 ये है, 120 प्लस 12,000 प्लस 30,000 प्लस ये 1,20,000, टोटल 282 होता है।
282 को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे 150 पे, तो वो 150 प्लस 50 प्लस 120, ये आपका टोटल डिडक्शन आएगा। 150 प्लस 50, ये 50 कौन सा, ये एम्प्लॉई का अलग से, और ये 120 एम्प्लॉयर वाला है, ये दोनों, ये 150 की लिमिट के बाहर है, तो ये दोनों अलग से आएंगे। सो 2 लाख एंड यानी 3,20,000, ये आपका आएगा ओवरऑल डिडक्शन। आया समझ में? तो देखो उसमें कंट्रीब्यूशन पहले अपन डालेंगे 120 12 30 162 रिस्ट्रिक्टेड टू 150, सी की लिमिट लगाकर 150 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। फिर ये कंट्रीब्यूशन जो है, तो इसमें देखो 180 डाला है, 180 में से 50,000 अलग कर देंगे, तो ये 130 बचेगा, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ सैलरी, तो ये आ जाएगा 120। फिर ये 150 और 120 मिला के 270, और इसको लिमिट लगा देंगे अपन 150 की 80 CCE के हिसाब से। फिर ये 50,000 अलग, और एम्प्लॉयर वाला जो है अप टू 10% ऑफ सैलरी वो अलग, तो टोटल डिडक्शन 3,20,000। आया समझ में? वेरी गुड। उसके बाद क्वेश्चन में और एक पॉइंट दिया था, सेकेंड पार्ट देखो क्वेश्चन का, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर ए कॉन्ट्रीब्यूटेड 120 being 10% of his salary towards NPS to the government? अगर वो 120 डालता तो क्या होता? तो भी अपन क्या करते, देखो इसको रिकैलकुलेट करके बता दो। अगर वो 120 डालता है तो भी अपन क्या करेंगे कि 50,000 पहले अलग कर देंगे, $50,000 अपन अलग कर देंगे, और 70,000 यहां लेंगे। 120 है ना टोटल, तो ये 50 अलग, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, फिर 70 इधर लेंगे। 70 या 1 20 10% ऑफ सैलरी विच इज लेस, 70, तो 70,000 इधर आएगा। फिर क्या करो, और एम्प्लॉयर भी फिर मान लो कि 120 डालता है, तो अगर एम्प्लॉयर भी 120 डाल रहा है तो उसका 10% सैलरी 120, तो 120 क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये 50 और 120 तो अलग ही रहेगा, तो वो पहले लिख लेते, 50 एंड 120, ये तो अलग रहेगा। और अब यहां कितना आएगा देखो, सी, ये CCE की लिमिट के अंदर, सी में वही है 120 प्लस 12 प्लस 30, कितना आता है देखो, 120 प्लस 12 प्लस 30 162, ये 80C का मिला के 162 हो रहा है, लेकिन वो 162 पहले रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 150 पे, और वो 150 प्लस ये 70, ये टोटल आएगा, और वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा 150 पे। CCE के हिसाब से, तो टोटल डिडक्शन उतना ही रहेगा, 3,20,000। इट विल मेक नो डिफरेंस। ठीक है, तो वही पे नेक्स्ट पेज पे दिया है, देखो उसका आंसर भी, ये सेकंड पॉइंट, कि अगर ऐसा करता है तो भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 50 अलग करेंगे, 70 उधर करेंगे, 70 या 1 20 विच एवर इज लेस, तो 70 आएगा। लेकिन CCE के हिसाब से 80C में ऑलरेडी 150 हो गया अपना, और 80 CCD ओन कंट्रीब्यूशन में 70 आएगा, टोटल मिला के 2,20,000 आएगा, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 150। अल्टीमेटली तो 150 पे रिस्ट्रिक्ट होना ही है ना, अकॉर्डिंग टू 80 CCE 150 पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, और फिर वो 50 और 1 20 अलग से ऐड करेंगे, तो टोटल डिडक्शन 3,20,000 आएगा। समझा? तो ये 3 सेक्शन है। सबसे पहले वाले 80C, 80CCC, 80CCD, सब्जेक्ट टू लिमिट ऑफ 80CCE।
इतने सारे डाले हैं इन्वेस्टमेंट्स 80C में, ये करो वो करो, हजारों इन्वेस्टमेंट डाल दिए, बड़े खुश हो गए एसएससी लोग, सब करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली लिमिट लगा दिया 1,50,000। फिर सीसीसी अलग बनाया, सीसीडी अलग बनाया, तो कुछ उम्मीद जगी कि शायद और मिलेगा, फिर सीसी बना के बोल दिया सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया और कहा नो 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 नो, तीनों मिला के 1,50,000। बहुत दुख की बात है, गरीब मानुस आप और मैं, इंडिविजुअल लोग, बहुत सारे लिमिटेशंस। और आगे चल के अपन सेक्शंस देखने वाले हैं, 80IA, IAB, IB, ICID, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए है, टाटाज, बिरलाज, अंबानीज, अदानीज, उसमें 10 साल 15 साल फुल 100% टैक्स एग्जेम्पशंस आएंगे। ठीक है, तो यहां से अपन ब्रेक लेंगे और फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे नए सेक्शन के साथ।